हेलो एवरीवन। टुडे वी विल स्टार्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा सेंट्रल लेवल पे होती है उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। देन वी विल गो फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट पे किस तरीके से किस लेवल पे किस तरीके से गवर्नमेंट होती है। फिर उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप की और इंटर स्टेट रिलेशनशिप की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका सारी चीज़ें आती हैं। आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की जब बात करते हैं तो आपके सारी चीज़ें आती है, एग्जीक्यूटिव की भी, लेजिस्लेटिव भी और जुडिशरी भी। ठीक है, तीनों चीज़ें आएंगी उसमें। सभी का वन बाय वन हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या फंक्शन होता है और क्या वो लोग करते हैं करके। ठीक है, आई थिंक मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी आज। अगर कुछ इशू आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हाँ जी, ओके। स्टार्ट करते हैं। और आपको किसी को भी कोई डाउट्स आता है, कुछ भी आता है करके, तो साथ साथ में पूछते रहिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, जो रिमेनिंग आपकी बॉडीज़ हैं, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, अदर कोई भी थिंग है इसके, अगर आपको लगता है कि वो सब अभी कंप्लीट कराने की ज़रूरत है तो मैं आपको बाद में करा दूंगा। ये सब कंप्लीट होने के बाद में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी जो आपको समझना है। उसके बाद में वो कंप्लीट करा दूंगा अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी करके। बट मैं चाहूँगा आप पहले खुद से पढ़ें। अगर आपको समझ नहीं आता है देन वी कैन से दैट कि वी कैन आई कैन मेक यू वीडियोज़ फॉर दैट। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द यूनियन गवर्नमेंट, इज आल्सो कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल पे जो गवर्नमेंट होती है उसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि दिस इज टोटल इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनियन होता है, स्टेट्स का यूनियन होता है, और वो यूनियन गवर्नमेंट जो आपकी सेंट्रल पे वर्क करती है। ठीक है, ये आपके आर्टिकल 5 में दिया हुआ है। ठीक है, याद रखना, आर्टिकल सॉरी पार्ट 5 में दिया हुआ है। हमने पार्ट स्टार्टिंग 1 से पढ़ा है, 1 2 3 4 5। वन किसके लिए था आपका? आपका सिटीजन वो था, यूनियन ऑफ स्टेट्स के लिए था। पार्ट सेकंड आपका सिटीजनशिप के लिए था। पार्ट 3 आपका दिस फंडामेंटल राइट्स के लिए था। एंड पार्ट 4 इज फॉर डीपीएसपी एंड पार्ट 4A इज फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये पार्ट 5 आया। पार्ट 5 आपका आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 के बीच में है, और ये आपके यूनियन गवर्नमेंट के बारे में डिटेल में बात करती है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें 5 चैप्टर दिए हुए हैं। इसमें 5 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है इसको। पहला है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 52 टू 78 के अंडर में आता है। फिर पार्लियामेंट आता है आपका 79 टू 122 के अंडर में। फिर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की जो होती है, इसको लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट या लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 के अंडर में आती है। ठीक है, फिर आता है चौथा चैप्टर यूनियन जुडिशरी। जुडिशरी आपके सुप्रीम कोर्ट है, उसके बारे में बताया जाता है। वो आपके आर्टिकल 124 से 147 के बीच में दिया हुआ है। एंड फिर सीएजी, जो इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट कम्स आर्टिकल 148 टू 151। दिस ऑल पार्ट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर ये सारे आर्टिकल्स याद करने की जरूरत है क्या? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए। वो बेसिक आइडिया से बेनिफिट क्या होता है? मान लो कोई आर्टिकल आपको एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में 75 या 74 आ गया, तो अगर आपको एग्जीक्यूटिव का पता है 52 से 78 के बीच में रहता है, तो आप समझ जाओगे कि वो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है। एग्जीक्यूटिव में क्या क्या बॉडीज आएंगी वो हम देखेंगे अभी। तो उससे रिलेटेड है, तो आप वहाँ पे फिर सही मार्क करेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी उस आर्टिकल के बारे में पता नहीं है, बट इतना पता है कि उस किसके अंडर में आता है, तो आप उसको सही से मार्क करेंगे। तो ये एक बेनिफिट होगा आपका, अगर ये एक बेसिक आइडिया आपको है कि कौन से आर्टिकल के बीच में किसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इसको एकदम रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, बट बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ, यूनियन गवर्नमेंट 52 से 151 के बीच में है। उसके आगे स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट 152 से 237 के बीच में। ठीक है, ये आपके पार्ट 6 में दिया हुआ है। जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही अच्छा उन्होंने बनाया है, एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाया हुआ है, उसमें समराइज किया हुआ है, और 1 बाय 1 उन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर पार्ट 3 में उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट मतलब ऊपर हायर गवर्नमेंट लिया, फिर पार्ट 6 में आपकी स्टेट गवर्नमेंट ली है, उसके बाद में फिर आपकी लोकल गवर्नमेंट्स आते हैं जो बाद में इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, तो इसमें भी सेम तरीके से चैप्टर डिवाइज हुए हैं। इसमें चैप्टर 1 में आपका जनरल आता है। जनरल में आपको ये बोलते हैं कि आर्टिकल 152 में आता है। ये जनरल में बेसिकली ये बोला गया है कि स्टेट जब तक उसमें रेफरेंस ना दिया जाए तब तक जेएनके को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये जेएनके जो स्पेशल स्टेटस है उसके रेफरेंस में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसको जनरल कैटेगरी में अलग रखा हुआ। ठीक है, चैप्टर 1 के अंडर में। फिर सेम है एग्जीक्यूटिव आपका 153 से 167।
स्टेट लेजिस्लेचर आपका 168 टू 212 212, और ऑर्डिनेंस मार्कर ये लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर ये 213 आर्टिकल में, ये 123 था प्रेसिडेंट की, ये 213 है गवर्नर की। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 4 वाला और चैप्टर 3 वाला ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट की है, आर्टिकल 213 में गवर्नर की। क्या होती है इसके डिटेल में हम समझेंगे बाद में। ठीक है, हाई कोर्ट 214 से 232, और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो 233 टू 237। ठीक है, ये बेसिक है, मतलब इसको बेसिक आपको याद होनी चाहिए कि इस आर्टिकल से इस आर्टिकल तक होता है, बट इसको बिल्कुल भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक आप समझ लो कि इतने में होता है करके। ठीक है, तो अभी हम लोग यूनियन गवर्नमेंट स्टार्ट करते हैं, इसमें एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंस पावर, जुडिशरी सारे चीज कंप्लीट करेंगे। सीएजी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं तो उसको नहीं करेंगे, चैप्टर 1 to 4 के बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के लिए कौन कौन से आर्टिकल दिए हुए हैं, आर्टिकल 52 से 78 के बीच में आपको एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया हुआ, तो ये इसी के बारे में है। इसमें बहुत से आते हैं, इसमें क्या क्या आता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये इन सबको मिला के बनता है आपका एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव बनता है। ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एजी। इसके अलावा जो परमानेंट आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये यहाँ पे परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं है, ये आपके वो हैं जो इलेक्ट होते हैं उससे होते करके, परमानेंट नहीं है। ठीक है, ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं आपके जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको छोड़ने के बाद में ये आपके टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो मेन डिसीजन मेकर्स होते हैं। यही अगर ये नहीं है तो फिर एग्जीक्यूटिव कोई मतलब नहीं, क्योंकि यही सारे डिसीजन लेते हैं, इन्हीं के नाम पर सारे डिसीजन होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव के बिल्ली क्या होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इसको कंपेरिजन के साथ में पढ़ेंगे, एक एक कंपेरिजन करके, इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनको कौन कौन इलेक्ट करता है, क्या प्रोसीजर होता है इलेक्शन के लिए, इनका रिमूवल का क्या प्रोसेस होता है, और इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इनकी पावर्स एंड फंक्शंस क्या होती है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। आज हम लोग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या होता है, इट्स अ हेड ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है आपका प्राइम मिनिस्टर, पर हेड ऑफ इंडियन स्टेट वो होता है आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट आपका नॉमिनल हेड है, रियल हेड आपका प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, गवर्नमेंट उसका अपना इंडिया का इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम का नॉमिनल हेड आपका प्रेसिडेंट है, रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। बट अगर हेड ऑफ इंडियन स्टेट बोले तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बोलेंगे, अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट बोले देन प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे। ठीक है, और इसका इलेक्शन कैसे होता है, इसका ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, ये याद रखना हमने सब। प्रेसिडेंट क्या होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, और ही इज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ द नेशन। और जो प्रेसिडेंट होती है, किस प्रेसिडेंट, हमारे एक प्रेसिडेंट होता है कि किस प्रेसिडेंट की बात करो, प्रेसिडेंट कोई भी फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें प्रेसिडेंट की कौन सा नंबर 1 पे आएगा, कौन सा नंबर 2 पे, कौन सा नंबर 3 में, उसमें प्रेसिडेंट नंबर 1 पे आएगा। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, इसलिए हमेशा उसको नंबर 1 पे रखते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे किसी फंक्शन में किसी को बिठाना है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट को बैठाएंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट को बिठाएंगे, देन फिर प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल आते हैं करके। वो प्रेसिडेंट आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, बट सबसे पहले प्रेसिडेंट आता है। ठीक है, याद रखना हमेशा, प्रेसिडेंट इज ऑलवेज कम फर्स्ट इन द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंस जो होता है उसमें सबसे फर्स्ट आता है। ठीक है, एंड इलेक्शंस इनका कैसे होता है, किस तरीके से इलेक्शन होता है, इनका इलेक्शन होने का सिर्फ ये है, इनका इलेक्शंस जो होगा वो एक इलेक्टोरल कोलाज होता है। पहले तो इलेक्शन कमीशन कराता है, वो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। इसका इलेक्टोरल कोलाज होता है। कोलेज में क्या क्या होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है उसमें क्या होता है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में दोनों आएंगे, आपके दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, राज्यसभा और लोकसभा। उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं सिर्फ वही आएंगे। ठीक है, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो नहीं आएंगे। राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं। वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनको नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। अगर प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहा है तो अगर इलेक्शन होगा कल को प्रेसिडेंट का, फिर से अगर वही प्रेसिडेंट वापस इलेक्शन लड़ रहा है तो वो लोग उसी को वोट देंगे ना। इसके लिए रखा गया है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स ही सिर्फ उसके इलेक्शन में आएंगे करके, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आएंगे। याद रखना, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं आएंगे, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है।
ठीक है। इसीलिए इलेक्टेड मेंबर्स, दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स जो रहेंगे उनका इलेक्टेड क्लॉज रहेगा, और जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जो इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे वो ही आपके उसमें इलेक्टोरल क्लॉज में पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और तीसरा जो है यूनियन टेरिटरी, दिल्ली और पौंडीचेरी की जो यूनियन टेरिटरी है उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो तीन यहाँ पे मेन चीज इंपॉर्टेंट है कि दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली और पौंडीचेरी यूटी में है उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स आपके पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इसमें यह चीज याद रखना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, लेजिस्लेटिव एलसी जो होती है, जो स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उसके कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्शन में, और ना ही नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स राज्यसभा लोकसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली के, और यूटी दिल्ली और पौंडीचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। ये लोग वोट करते हैं इलेक्शन में। ठीक है, वोट कैसे होता है? वोट होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, जिसके जितने ज्यादा मेंबर्स रहेंगे उसी हिसाब से उनका प्रेजेंटेशन आएगा करके। ठीक है, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको हम बताएंगे अभी। वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट होती है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है करके। ठीक है, तो ये मेंबर्स जो हैं वो आपको समझ में आए। अदर यूटीज में लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ दिस यूटीज के लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं जहां पे इलेक्शन होते हैं। ठीक है, अदर यूटीज में कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। ठीक है, और कहीं पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ही है, पौंडीचेरी और दिल्ली में ही है। ओके, एंड यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स एज अ होल एंड यूनियन। इसका मतलब ये है कि जो वोट की वैल्यू जो रहेगी, जो वोट की वैल्यू एमएलएज और लोकसभा के मेंबर्स की रहेगी, जो रहेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी। कैसे यूनिफॉर्म रहेगी? तो उसको उन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया है? पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड किया है। कैसे पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड किया है? कि जो एक एमएलए, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किसी स्टेट का जो मेंबर है, ठीक है, उस जो आपकी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हैं, एमएलएज हैं, उनका एक वोट की वैल्यू कितनी होगी? वो एक वोट की वैल्यू होगी आपकी टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एमएलएज उस स्टेट में। उस स्टेट की बात करो, किसी स्टेट, जैसे यूपी स्टेट के एक एमएलएज की प्रेसिडेंट इलेक्शन में कितनी वैल्यू होगी, वो वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है कि टोटल यूपी के स्टेट की पॉपुलेशन डिवाइड बाय उसमें कितने एमएलए हैं एंड डिवाइड बाय 1000। ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे उसको, देन पता चलेगा कि उसमें एक जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी। ठीक है, इसमें क्या पॉपुलेशन बेसिस पे आ जाएगा, पॉपुलेशन के बेसिस पे वो आ जाएगा करके कि एक मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से एक वोट कितने रिप्रेजेंट कर रहा है करके। तो हर एक स्टेट का उस तरीके से एमएलएज की पॉपुलेशन के बेसिस पे उसकी वैल्यू निकालेंगे, वोटिंग वैल्यू, वोट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इस सिमिलरली लोकसभा के लिए भी करेंगे। लोकसभा के लिए क्या करेंगे? लोकसभा के लिए एक वोट की, जो उसके लोकसभा के मेंबर जो एमपी रहेगा, एमपी जो रहेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहेगा, लोकसभा राज्यसभा का जो मेंबर रहेगा, उसका जो एक वोट होगा उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट्स। जो एमएलएज, सभी स्टेट्स के एमएलएज की जो टोटल वैल्यू होगी उसको हम टोटल एमपी से नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो आपकी एक एमपी के वोट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हाँ जी, ओनली इलेक्टेड, एमएलए भी ओनली इलेक्टेड, नॉमिनेटेड। जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें भी एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होता है, गवर्नर नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा इलेक्शन में, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स वो होंगे जो गवर्नमेंट, जो जनता जिनको इलेक्ट करके भेजेगी। ठीक है, चाहे वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में हो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्शन उनका अलग तरीके से होता है। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें आपके डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो जो इलेक्शन होके जो लोग मेंबर बनेंगे वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्ट फॉर्म में एमएलए बोलते हैं। जैसे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, वैसे ही एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ठीक है,
दैट मीन्स शॉर्ट फॉर्म होता है एमएलए। जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनके जो मेंबर्स होते हैं, जिनको विधायक आप बोलते हैं ना, विधायक बन गए, उसको एमएलए होता है। ठीक है, एमएलए बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, हाँ जी। देन तो एमएलए की जो वोटिंग वैल्यू होगी दैट विल बी डिसाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड टोटल नंबर ऑफ द एमएलए एंड 1000 1 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एमपीज की वोट की वैल्यू क्या होगी, टोटल स्टेट के सभी एमपी एमएलए की वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज। ये इससे पता चलेगी कि एक एमपी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी बनेगी। कैसे यूनिफॉर्मिटी बनेगी, अगर हम एमएलएज को टोटल वहां पे एमएलएज को निकालें वहां पे, तो वो टोटल एमएलएज का जो एमपी के रेस्पेक्ट में दिया है वहां पे भी उसको हम टोटल पॉपुलेशन से वो डिवाइड कर सकते हैं, टोटल पॉपुलेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वहां पे कैसे हो जाएगा, अगर एमपी की वैल्यू को वहां पे रखें तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ द एमपीज इंटू 1/1000 सेम वैल्यू आएगी जो एमपीज के रखने पे आएगी। ठीक है, तो इससे यूनिफॉर्मिटी होगी। जो एक मतलब एक जो आपका सिटीजन है उसके रेस्पेक्ट में एमपी की जो वैल्यू है वो सेम होगी जो एमएलए की वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब मुझे ये जानना है कि ऐसे करने से क्या देखो जो डिफरेंट स्टेट के जो एमएलए हैं उनकी वोट की वैल्यू सेम रहेगी या अलग अलग रहेगी, ये आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आप लोग बताइए कि मुझे कि जो जैसे पंजाब का जो एमएलए है उसकी प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो वैल्यू रहेगी और जो यूपी का एमएलए है उसकी प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी या अलग अलग रहेगी। हाँ जी, कोई बताएगा इसको, सेम रहेगी या अलग अलग रहेगी। ओके, थोड़ा सा डिले है इसमें तो मैं आपको, हाँ जी डिफरेंट रहेगी, डेफिनेटली डिफरेंट रहेगी। और कैसे डिफरेंट रहेगी मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि जो वैल्यू रहती है वो कैसे रहती है। ठीक है, गूगल पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जो आंध्र प्रदेश है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली 175 है, पॉपुलेशन इतनी है। ठीक है, इससे हमने इस पॉपुलेशन से इसको डिवाइड किया 175 को और इंटू 1/1000 किया, तो एक वैल्यू की जो एमएलए की वैल्यू आई वोट की वो 159 आई है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक एमएलए की वैल्यू 8 है, असम में 116 है, छत्तीसगढ़ में 129 है, दिल्ली में 58 है। ठीक है, बट अगर हम इसको यहां पे देखें एमपी लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स है उनकी वैल्यू बराबर रहेगी। और ये कैसे डिसाइड होगी, टोटल उससे टोटल एमपी जैसे इसको ये टोटल वैल्यूज आई आपके एमएलए की, टोटल एमएलए की वैल्यूज ये आई, इसको हमने टोटल अपने जो नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स है ना उससे डिवाइड किया। 776 यहाँ पे है, 776 से डिवाइड किया तो हमने 708 के अराउंड ये मिला। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ मेंबर्स ऑफ, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिवाइड करके ये इसमें जो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर हैं उनकी तो बराबर रहेगी वैल्यू, बट जो स्टेट के जो एमएलए हैं उनकी वैल्यू डिफरेंट रहेगी। ठीक है, ओके हाँ जी, ठीक है। देन नाउ वी विल मूव फर्दर, अभी इसको समझते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है कि जो जिस हिसाब से वोट पाएगा उसके हिसाब से देखेंगे, और जब तक कोई मेजोरिटी का वोट नहीं मिलेगा, जब तक मेजोरिटी को वोट नहीं मिलेगा तब तक उसका वोटिंग कराएंगे करके। इसको कैसे होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है। क्या होता है कि जो भी एमएलए या एमपीज रहेंगे जो इलेक्शन करेंगे करके, तो उनको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा। उस बैलेट पेपर में वो अपनी जितने भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट का, उनका नाम होगा। ठीक है, उस बैलेट पेपर पे उनका जितना भी प्रेसिडेंट है उनका नाम होगा, और उस नाम के आगे उनको प्रेफरेंस लिखनी पड़ेगी कि किस कैंडिडेट को वो फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं, किस कैंडिडेट को सेकंड दे रहे हैं, किस कैंडिडेट को थर्ड दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मतलब इसको सिंगल ट्रांसफॉर्मेशनल वोट के थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ इलेक्शन बोलते हैं।
ठीक है। इस तरीके से प्रेफरेंस देने के बाद में क्या होगा, जब इसको सीक्रेट बैलेट होगा, मतलब किसी को दिखाएंगे नहीं, ओपन नहीं होगा, सबको पता नहीं चलेगा कि किसको वोटिंग किया है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग होगी, जैसे हमारे एमपीज और एमएलए के होते हैं सीक्रेट बैलेट के थ्रू, मतलब आप किसी को पता नहीं होगा आपको किसने वोट दिया है करके। तो आपके पास में एक कागज है जिसमें सारे के सारे जितने जो एमपीज एमएलए हैं, ठीक है, आपके पास नहीं, एमपीज एमएलए हैं उनके पास में, और उस कागज पे सारे जो कैंडिडेट हैं जिसने प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं उनका नाम लिखा हुआ है, उनके आगे आपको प्रेफरेंस देनी है कि मैं इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा हूँ, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ठीक है। उस प्रेफरेंस के बाद में वोटिंग होने के बाद में देखा जाएगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस ही उनकी काउंटिंग होगी, ठीक है। मतलब जैसे 3 मेंबर हैं ए बी सी, ठीक है, तो कुछ लोगों ने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दी होगी, कुछ को बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी होगी, किसी ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी होगी, तो सभी के फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट किए जाएंगे कि ए को फर्स्ट प्रेफरेंस कितनी मिली है, बी को फर्स्ट प्रेफरेंस कितनी मिली है, सी को फर्स्ट प्रेफरेंस कितनी मिलेंगी। अगर ए को 50% से ज्यादा, मतलब टोटल वोट की वैल्यू है उसमें से 50%, मान लो 400 वोट की वैल्यू है, अगर 201 वोटिंग उसको वोट की वैल्यू ए को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है, तब फिर ए इज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस अगर उसको मेजोरिटी मिल जाती है फर्स्ट प्रेफरेंस में, देन ही विल बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, उसका इलेक्शन हो जाएगा। बट अगर मान लो किसी को नहीं मेजोरिटी मिलती है, तब क्या होगा, तब क्या होगा कि जिसको सबसे कम वोट मिले फर्स्ट प्रेफरेंस में, जिसको सबसे कम वोट मिले फर्स्ट प्रेफरेंस में, मान लो एबीसी में ए को 30% वोट मिले थे फर्स्ट प्रेफरेंस को, बी को मिले 40% और सी को मिले 20%, ठीक है। मान लो डी भी था जिसको मिले 10%, ठीक है, 40 30 70 20 10 और 10 100, ठीक है। तो डी का जो 10% है उस 10% को हटा दिया जाएगा, और जो जिन वोट्स ने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी उनका जो सेकंड प्रेफरेंस है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मान ली जाएगी, ठीक है। मतलब डी वाले जैसे जैसे कुछ लोगों ने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी तो उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस इसको दी होगी, मान लो जैसे डी को एक ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी बट साथ में ए को सेकंड प्रेफरेंस दी, बी को थर्ड प्रेफरेंस दी, तो जब डी वाला उसका वोट फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कैंसिल हो गया क्योंकि उसको सबसे कम वोट मिले तो अपने आप ही बाहर हो गया रेस से, ठीक है। तो जो सेकंड प्रेफरेंस उसको जो जिसने दी होगी उसको फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट कर ली जाएगी। मतलब अगर डी का फर्स्ट प्रेफरेंस था, ए का सेकंड था, तो डी वाला जब कैंसिल हो गया तो ए वाले को फिर उसका वोट की वैल्यू ए के ट्रांसफर कर दी जाएगी, तो ए का फिर बढ़ेगा। तो जब तक ये चीज तब तक चलती रहेगी जब तक कोई 50% से ज्यादा वोट नहीं मिल जाता है, जो वोट की वैल्यू है टोटल 50% से ज्यादा नहीं मिलती है, तब तक ये चीज चलती है। तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। समझ में आया प्रोसीजर पूरा कैसे होता है? ओके, अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार पढ़ के देखिएगा, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर अपने ग्रुप में मुझे भेजिएगा, आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन, ठीक है। एंड जो भी डाउट्स होते हैं या डिस्प्यूट होते हैं इलेक्शन के टाइम पे, प्रेसिडेंट इलेक्शन टाइम पे, कि किसी ने गलत तरीके से किया है या कुछ गलत हुआ है करके, तो सुप्रीम कोर्ट सारे देखती है उस चीज़ को, सारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है और उसका जो डिसीजन होता है फाइनल होता है और उसके हिसाब से। बट अगर मान लो डिसीजन करके किसी को उसका इलेक्शन नल एंड वाइड कर दिया तो उससे पहले प्रेसिडेंट ने जो भी डिसीजन वगैरह लिए होंगे वो गलत नहीं माने जाएंगे, वो इनकंसिस्टेंस नहीं माने जाएंगे, वो एक्सेप्ट होंगे, वो कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरा ये चीज़ है कि अगर मान लो कोई एमएलएज या एमपी, कोई लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिजॉल्व हो गई है, वो मतलब है ही नहीं, अभी काम नहीं कर रही, वहाँ पे कोई इलेक्शन हुए नहीं अभी तक, तो इसकी वजह से ये इलेक्शन प्रेसिडेंट इलेक्शन लेट नहीं होगा कि नहीं वहाँ पे कोई मेंबर नहीं है तो उनका पहले मेंबर का इलेक्शन कराओ बाद में प्रेसिडेंट का लगाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, उनकी वोट की वैल्यू काउंट नहीं की जाएगी उसमें, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज, अब इसको वाइस प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में भी देखते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए क्या होता है, कोलाज सिस्टम भी होता है, वहां पे भी कोलाज सिस्टम होता है, मतलब कोलाज होता है। उसमें क्या होते हैं, जो दोनों हाउस के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, वो सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें याद रखना, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स और आपके नॉमिनेटेड मेंबर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ वाइस प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट के सभी मेंबर, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे डिफरेंस देखना, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में डिफरेंस देखना, जो इलेक्टोरल कोलाज है उसका डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस क्या है,
प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं दोनों हाउसेस के, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड भी पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर्स के साथ में, ठीक है। बट प्रेसिडेंट के केस में नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स हैं उनके इलेक्टेड मेंबर तो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट में, बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और ना ही यूटीज के जो दिल्ली और पांडिचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये दो मेन डिफरेंस है, ठीक है, इलेक्शन करने के लिए। और उनका भी सेम तरीके से इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशनल वोट एंड वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट, ठीक है। और ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट वाल डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और उसी में होगा, अगर मान लो नल एंड वाइट करता है उस टाइम पे, अगर किसी ने वाइस प्रेसिडेंट ने डिसीजन जो लिए हैं वो नल एंड वाइट नहीं होंगे, वो एक्सेप्टेबल रहेंगे, ठीक है। और अगर मान लो इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है, मतलब कोई सीट खाली है, वैकेंट है, तो उसकी वजह से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। तो दीज आर बेसिक थिंग्स जो ऑलरेडी आपको इलेक्शन से रिलेटेड मैंने बता दिया है। अभी एक चीज और है, जब भी कोई भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उससे पहले जो प्रेसिडेंट जो पर्सन प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहा है उसकी क्वालिफिकेशन कुछ होनी चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट की उसके जो पर्सन हो रहा है उसकी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो क्वालिफिकेशन हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के केस में, ठीक है। पहली तो क्वालिफिकेशन क्या है, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पे याद रखना दो चीजें जो मैंने कहा, सिटीजन ऑफ इंडिया आप एक दो चार तरीके से 5 तरीके से बन सकते हो। पहला तो बाय बर्थ, और बाय आपके बाय डिसेंडेंस, आपके कोई डिसेंड होते हैं करके, या बाय रजिस्ट्रेशन, या बाय नेचुरलाइजेशन, या बाय इंटीग्रेशन ऑफ टेरिटरी। तो यहाँ पे नेचुरलाइजेशन के थ्रू भी आप सिटीजन बन सकते हो, फिर आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी आप सिटीजन बन सकते हो, आप उसके इलेक्शन लड़ सकते हो। बट अमेरिका के केस में ऐसा नहीं है। अमेरिका के केस में प्रेसिडेंट वही लड़ सकता है जो बाय बर्थ वो सिटीजन ऑफ यूएस होता है। अपने इंडिया में ऐसा नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो भी प्रेसिडेंट जो भी सिटीजन बनते हैं वो भी प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम एज ऑफ 35 ईयर्स। तो ये दोनों 35 ईयर्स की मिनिमम एज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इलेक्शन लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। ये दोनों कंडीशन वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी दोनों क्वालिफिकेशन है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। गवर्नर अपॉइंट नहीं, गवर्नर नॉमिनेट करता है, बट गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वो उसकी प्लेजर पे रहता है। तो एक तरीके से प्रेसिडेंट का वो एम्प्लॉई होता है। तो प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है, फिर गवर्नर नॉमिनेट करता है। तो एक तरीके से उस पर देखा जाए इनडायरेक्टली वैसे प्रेसिडेंट का कंट्रोल होता है, इसीलिए उसमें नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते। इसको जो मैं गवर्नर करता तो मैं आपको समझाता, बट आपका पूछ लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक है, वहाँ पे गवर्नर जो होता है इट एज एन मतलब प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है उसको, ठीक है। प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट होता है, तो एक तरीके से उसके प्लेजर पे अपॉइंटमेंट होता है, उसकी मर्जी होती है, जब चाहे उसको निकाल सकता है, जब चाहे उसको अपॉइंट कर सकता है। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट का कंट्रोल होता है जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं एंग्लो इंडियन के आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, ठीक है। तो ये चीज जो दोनों क्राइटेरिया ऊपर के फर्स्ट है सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज ऑफ 35 ईयर्स, ये आपके प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए रिक्वायरमेंट है। फिर जो तीसरी रिक्वायरमेंट, शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। मेंबर ऑफ लोकसभा की क्वालिफिकेशन क्या है, जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी ये समझ लो कि जो प्रेसिडेंट है ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ये प्रेसिडेंट के लिए है कि वो लोकसभा का मेंबर के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके पास में। बट अगर वाइस प्रेसिडेंट के लिए बात करें तो उसमें है कि जो मेंबर ऑफ राज्यसभा की जो क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल करनी चाहिए उसको, ठीक है। उसकी क्या क्वालिफिकेशन राज्यसभा मेंबर के लिए, जब मैं पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इतना समझ लो, जो प्रेसिडेंट है उसको लोकसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन है। अभी आप राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्यों, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है ही विल बी अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जब चेयरमैन होने वाला है राज्यसभा का, तो राज्यसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन तो उसके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके लिए रखा गया, ठीक है। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि जो किसी और गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई इंप्लॉई है या कोई वर्कर कर रहा है करके, जिसमें उसको रिम्यूनरेशन या बेनिफिट मिल रहा है करके,
वो आपको वो ऐसा कोई ऑफिस नहीं होल्ड करना चाहिए जब वो ऑफिस प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ रहा है करके, ठीक है। बट इसके केस में याद रखना एक एक्सेप्शन है कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट है, जो मतलब ऑलरेडी प्रेसिडेंट है, वो दोबारा प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहा है करके, तो हाँ यहाँ चीज मैं इंपॉर्टेंट बोलना चाह रहा हूँ कि जो प्रेसिडेंट है अपने आप बार बार अपॉइंट हो सकता है, कितनी बार चाहे उतनी बार इलेक्शन लड़ सकता है। बट जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो सिर्फ 2 बार इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। जो अपना सिटिंग प्रेसिडेंट है वो वापस इलेक्शन लड़ना चाहता है, या वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर है या कोई भी मिनिस्टर है स्टेट का सेंट्रल लेवल का, वो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होगा, उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। पर इसके अलावा और कोई भी है, कोई सेक्रेटरी है, कोई आईएएस ऑफिसर वगैरह है जो गवर्नमेंट में वर्क कर रहा है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर में आएगा, उसको वो ऑफिस छोड़ने के बाद में फिर वो इलेक्शन लड़ सकता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। ऐसे नहीं लड़ सकता वो, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये दिया हुआ है बट उसकी डिफिनीशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई है, वो हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बाद में डिटेल में करेंगे, ठीक है। और इसके नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आपके 50 इलेक्टर्स, मतलब इलेक्टर्स वो हैं जो अभी मैंने बताया कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उसको इलेक्टर्स बोलते हैं, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। वो एज अ प्रपोजर उनको एक्सेप्ट करने चाहिए, और जो 50 इलेक्टर्स है वो सेकेंडर्स की तरह उसको सब्सक्राइब करने चाहिए, मतलब एक्सेप्ट करने चाहिए कि हाँ ठीक है ये नॉमिनेशन फाइल कर रहा है, हम इसको एंडोर्स कर रहे हैं कि ठीक है हम ये फाइल कर सकता है, देन ओनली वो नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। इसके अलावा उसको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है 15,000 रुपए का आरबीआई के अंडर में, और अगर उसने 1/6 मतलब अगर 1/6 टोटल का 1/6 वोट अगर नहीं अचीव कर पाता है, सिक्योर कर पाता है, तो उसका ये 15,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट गवर्नमेंट जब्त कर लेती है, आरबीआई उसके अपने पास ही रखती, वापस नहीं देती। अगर 1/6 से ज्यादा वोट उसने कर लिए तब उसको ये डिपॉजिट वापस मिल जाता है, ठीक है। सो दीज आर मेन जो स्टार्टिंग के 4 हैं, दीज आर द मेन क्वालिफिकेशन जो उनको बेसिक चाहिए थी करके। ये एक रिक्वायरमेंट फुलफिल है, करनी होती है उसको जब नॉमिनेशन फाइल करता है कि 50 इलेक्टर्स प्रपोजर होने चाहिए, 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर होने चाहिए करके, ठीक है। एंड जो ये होने के बाद में उसका फिर जब एक बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया तो उसको ये ओथ होती है, मतलब वो एक शपथ लेता है, अफर्मेशन लेता है, वो शपथ लेता है, जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है उसको वो सब वो रहता है। तो वो कैसे स्वेर करता है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, वो जो ओथ लेनी है, उसको शपथ लेनी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, मैं उसको आपको पढ़ के बताता हूँ। ही इन हिज ओथ द प्रेसिडेंट स्वेयर्स, मतलब कसम खाता है, टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, टू प्रिजर्व, protect and defend the constitution and the law, and the third, to devote himself to the service and well being of the people of India, ठीक है। तो ये एक वो शपथ लेता है इसके केस में, प्रेसिडेंट के केस में, ठीक है। और ये शपथ कौन उसको ग्रहण करवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो एब्सेंट होता है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो वहां पे जो भी प्रेजेंट होता है उस टाइम पे वो ओथ को एडमिनिस्टर करता है, मतलब जो ओथ ले रहा होता है वो दिलाता है। आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा जब प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं या प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं, कभी देखना उनको, अगर यूट्यूब पे आपको चाहें तो उसमें मिल जाएगी, ओथ टेकन बाय प्रेसिडेंट ऐसे करके डालिएगा आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वो कौन एडमिनिस्टर कराता है, चीफ जस्टिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीनियर मोस्ट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। वाइस प्रेसिडेंट के लिए मैंने बोला कि स्टार्टिंग की 2 क्वालिफिकेशन सेम है, थर्ड में वो राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर्स हो सकता है, फोर्थ कंडीशन सेम है कि ही शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बट सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके नॉमिनेशन के लिए 20 इलेक्टर्स, यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट के लिए 50 है तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20 इलेक्टर्स के लिए होता है, और इसमें भी उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, और अगर 1/6 से ज़्यादा सिक्योर नहीं कर पाता है तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर लिया जाता है, ठीक है। वो भी ओथ लेता है, उसकी ओथ में भी पढ़ के बता देता हूँ आपको वो ओथ कैसे लेता है। हाँ, जो उसकी ओथ होती है वो बोलता है कि इन हिज ओथ द वाइस प्रेसिडेंट स्वेयर्स टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। ये 2 लेता है, उसमें 3 पॉइंट है। प्रपोजर एंड सेकेंडर्स वो होते हैं जो साइन करते हैं कि मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूं कि ही इज अ एलिजिबल पर्सन
फॉर द कैंडिडेट ऑफ द प्रेसिडेंट। कुछ लोग साइन करते हैं, कुछ लोग ओरली वहां पे जाके प्रेजेंट होते हैं और बताते हैं इलेक्शन कमीशन को कि आई एम विद हिम की नॉमिनेशन फाइल करे, ठीक है। वो आपके प्रपोजल सेकेंडर्स होते हैं, ठीक है। इंडोर्स करते हैं वो कि हाँ ये इसकी जो क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट है करके वो इंडोर्स करते हैं कि हाँ ये सब कुछ जस्टिफाई कर रहा है, अभी इसको कर रहा है करके, ठीक है। एक तरीके से ये समझ लो कि वो बताते हैं कि ये एलिजिबल है, जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए मैं क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके अलावा और बेसिक चीजें हैं कि इसका 5 साल का टर्म होता है। एक बार अपॉइंट हो गया तो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। जब भी अपने ऑफिस में इंटर करता है तब से वो 5 साल काउंट होते हैं, ठीक है। ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए होता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देता है और वाइस रिजाइन भी कर सकता है। मतलब अगर 5 साल के टर्म के बीच में उसको रेजिग्नेशन लेटर देना है तो रिजाइन भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर जो अपना रेजिग्नेशन लेटर है वो किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देगा और वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन कर देना है किसको देगा, वो प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। दोनों लोग 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं जब भी अपनी ऑफिस में एंट्री करते हैं तब से। और रिजाइन कैसे करते हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा, वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है। इसके अलावा ये इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू भी रिमूव किए जा सकते हैं। जो प्रेसिडेंट है उसके लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है रिमूवल के लिए कि सिर्फ एक ही कंडीशन दी हुई है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी कोई डिफिनीशन नहीं दी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ इतना लिखा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू उसको रिमूव किया जा सकता है। प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को रिमूव भी किया जा सकता है बट इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू, और वो भी कब, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस में। बट ये क्या होता है केसेस, किस तरीके से होता है, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है, ठीक है। बट एक इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में डिटेल में लिखा है कि इसको कैसे किया जा सकता है। इट कैन बी इनिशिएटेड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे राज्यसभा या लोकसभा किसी भी हाउसेस में इनिशिएट किया जा सकता है कि जो उसने चार्जेस लगाए, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो चार्जेस लगे हैं, अगर वो 1/4 ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस, जिस हाउस में प्रेजेंट किया जा रहा है रेजोल्यूशन, उसके 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस अगर उसको साइन कर देते हैं और 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट 1/4 ऑफ द हाउस ने उसको साइन कर दिया है और उसको चार्जेस के बाद में उसको रेजोल्यूशन को उस हाउस में, चाहे राज्यसभा या लोकसभा में, उसमें प्रेजेंट किया गया है। प्रेजेंट करने से पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को कि आपके अगेंस्ट में ये चार्जेस लगे हैं, आप उसको देखो करके कि वो सही, आप जैसा भी चाहो उसके लिए आप कर सकते हो। दिस कम्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी पर्सन के अगेंस्ट में कोई भी केस होगा तो वो बिना हार्ड नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट को 14 दिन का टाइम दिया था कि आपके अगेंस्ट में ये केसेस हैं, आपको देखो कि आप अपने खुद को जस्टिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो 1/4 मेंबर्स अगर हाउस को, किसी भी हाउस के, जो लोकसभा राज्यसभा जहां पे भी ये इनिशिएट किया जा रहा है रेजोल्यूशन, वो अगर वहां पे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं देन वो रेजोल्यूशन फिर प्रेजेंट किया जाएगा। 14 दिन के नोटिस देने के बाद में प्रेजेंट किया जाएगा। अगर वो 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ टोटल मेंबरशिप, सॉरी मैं बताना भूल गया, जो वाइस प्रेसिडेंट का जो ओथ होती है वो प्रेसिडेंट लेता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की ओथ जो है प्रेसिडेंट दिलाता है, बट प्रेसिडेंट की ओथ जो है वो सीजीआई या फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिलाता है, ठीक है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की ओथ जो है प्रेसिडेंट दिलाता है, ठीक है। तो रेजोल्यूशन जो पास है वो पास होने के लिए 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए। जो मैंने ऑलरेडी आपको मेजोरिटी बताई थी, डिफरेंट टाइप ऑफ मेजोरिटीज, ये मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ थर्ड काइंड है जो सिर्फ इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए यूज होती है, वो भी प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। जो टोटल मेंबरशिप है आपके, टोटल मेंबरशिप की 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अगर उसमें कोई एब्सेंट है, कोई सीट वैकेंट है, वो सब ऐसा नहीं है निकाली नहीं जाएंगी, वो सारी की सारी काउंट होंगी, ठीक है। इसका रेजोल्यूशन पास के लिए 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए, ठीक है। एक हाउस में पास होने के बाद में दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में भी उसके चार्जेस को देखेंगे, उस चार्जेस को देखेंगे। जैसे राज्यसभा में पास हो गया 2/3 मेजोरिटी के पास में, तो लोकसभा के पास में रेजोल्यूशन जाएगा। रेजोल्यूशन वो लोग पहले चेक करेंगे कि रेजोल्यूशन सही है कि नहीं। उस टाइम पे अगर वाइस प्रेसिडेंट अगर चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकता है उस चार्जेस के इन्वेस्टिगेशन में कि सही है चार्जेस कि नहीं चार्जेस है।
फिर उसमें फिर से वोटिंग होगी, वहां पे भी 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबरशिप चाहिए। अगर उन्होंने पास कर दिया, उसके बाद में इम्पीचमेंट हो गया, वहीं के बाद में प्रेसिडेंट रिजाइन, वहां से रिमूवल उसका माना जाएगा, इम्पीचमेंट माना जाएगा, उसके बाद में वो ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, वहां से निकाल दिया जाएगा। इस तरीके से उसका इम्पीचमेंट होता है। ओके, तो ये दिस इज अ इम्पीचमेंट प्रोसेस जो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो वैकेंसीज क्रिएट होती है, वैकेंसीज अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में क्रिएट होती है, वो किस तरीके से क्रिएट हो सकती है कि 5 साल का उसका टर्म कंप्लीट हो गया हो, या रिजाइन कर दिया उसने, रिजाइन किसको करता है, वाइस प्रेसिडेंट को करता है, या उसका इम्पीचमेंट कैसे हो, इम्पीचमेंट हो गया हो, इम्पीचमेंट कैसे होता है वो बता दिया मैं, या उसकी डेथ हो गई हो, या उसको डिसक्वालिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया हो सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब जो वो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में कुछ सुप्रीम कोर्ट का लगा गलत हुआ है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने डिसक्वालिफिकेशन कर दिया, तो सीट वैकेंट हो जाएगी ना, प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। तो उस वैकेंसी को कैसे फुलफिल किया जा सकता है, जब 5 साल का कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट होने के बाद में अगर इलेक्शन तुरंत नहीं हो पाते, वैसे तो करना है इलेक्शन, तुरंत के तुरंत करने हैं, अगर इलेक्शन नहीं करने हैं तो विद इन 6 मंथ उसको करने ही, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि 6 मंथ के अंदर में उसका इलेक्शन कराना ही कराना है। ठीक है, अगर मान लो 6 महीने के अंदर में 6 महीने का जो पीरियड है, उस पीरियड में, क्योंकि फिर तो अगर 5 साल कंप्लीट हो गए तो फिर वाइस प्रेसिडेंट का टर्म तो खत्म हो गया, तो नेक्स्ट इलेक्शन जब तक नहीं होते हैं, जब तक नेक्स्ट इलेक्शन से नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता, तब तक जो पुराना प्रेसिडेंट है वही प्रेसिडेंट आपको कंटिन्यू करेगा आगे तक। ठीक है, वहां पे वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी, जो प्रेसिडेंट ऑलरेडी है, सिटिंग प्रेसिडेंट है, वही आपको कंटिन्यू करेगा जब तक नया इलेक्शन होके नया प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं होता है, इलेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये किस केस में है, जब 5 साल का, जब ये आपका टर्म कंप्लीट हो जाता है। बट अगर वो रिजाइन करता है, या इम्पीचमेंट होता है उसकी, या डेथ होती है, या डिसक्वालिफिकेशन होता है, तो तुरंत का तुरंत ऑफिस वैकेंट हो जाता है। उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। ठीक है, याद रखना, जो हमारा रेजिग्नेशन करता है, या इम्पीचमेंट होता है, डेथ होती है, या डिसक्वालिफिकेशन होता है सुप्रीम कोर्ट में, तब ही वाइस प्रेसिडेंट आपका प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होगा, तो सुप्रीम CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कर रहेगा आपका, या फिर सीनियर मोस्ट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेगा, वो आपका प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, बट ये याद रखना, जब ये उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, जब वाइस प्रेसिडेंट का भी ऑफिस खाली है, वैकेंट है, या वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम पे है नहीं, एब्सेंट है, या फिर किसी दूसरी जगह पे गए हुए हैं। ठीक है, ऐसे केसेस में वो उस टाइम पे भी CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, या फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, वो लोग वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मान लो अगर प्रेसिडेंट बीमार हो गया, इसके अलावा मान लो प्रेसिडेंट बीमार हो गया, प्रेसिडेंट अगर बीमार भी हो गया, तब उस केस में भी, अगर मान लो प्रेसिडेंट बीमार हो गया, या फिर कहीं बाहर गया हुआ है, अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उस केस में भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा, जब तक वो वापस ऑफिस में आके अपनी ड्यूटी रिज्यूम नहीं करता है। ठीक है, तो वैकेंसी जब रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन बाय सुप्रीम कोर्ट होता है, तब भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है, या फिर कोई भी बीमार पड़ गया, या फिर अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पा रहा है प्रेसिडेंट, तब भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। जब वो प्रेसिडेंट की तरह काम करता है, तब वो उसको सारे प्रेसिडेंट की जो रिम्यूनरेशन, पावर्स या एग्जम्पशन है, जो भी प्रेसिडेंट को दी गई हैं, सारी की सारी उसको मिलती हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को 5 साल का भी टर्म होता है, जब उसका ऑफिस में आता है, वो अपना रिजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, वो भी रिमूव किया जा सकता है, बट वो रिमूवल प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। उसका रिमूवल प्रोसेस क्या होता है कि जो भी राज्यसभा में, पहले तो राज्यसभा में इनिशिएट किया जाता है सिर्फ उसका रिमूवल प्रोसेस, और रिमूवल प्रोसेस में इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होती है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ सेकेंड काइंड, जिसमें क्या होता है कि जो आपके फर्स्ट काइंड, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसमें मैंने आपको बोले थे कि जो आपके वैकेंट सीटें हैं उनको रिमूव करने के बाद में 2/3 मेजोरिटी ली जाती है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। दैट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ मेजोरिटी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है ऑलरेडी। वो 2/3 मेजोरिटी ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स अगर अप्रूव कर देते हैं उस रेजोल्यूशन को, और उसके बाद में सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा उसको अप्रूव कर देती है, तो आपका वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो जाता है। ठीक है, और ये जो
सेम चीज़ है कि अगर वैकेंसी क्रिएट होती है 5 साल के टर्म के कंप्लीट होने के बाद में, तो जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता तब तक पुराना वाइस प्रेसिडेंट ही रहेगा। अगर वो रिजाइन कर देता है या इम्पीचमेंट कर देता है या उसकी डेथ हो जाती है, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, तब नया इलेक्शन होने के बाद में वाइस प्रेसिडेंट आएगा। यहाँ पे याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट की जगह पे कोई दूसरा नहीं आता है वहाँ पे बैठ करने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने के बाद में नया आएगा। प्रेसिडेंट के लिए क्यों आना चाहिए दूसरा? क्योंकि प्रेसिडेंट का ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन उनके नाम पे ही लिए जाते हैं। डिप्टी चेयरमैन जो होता है, वाइस प्रेसिडेंट के 2 काम होते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं, बेसिकली आपका वो रहता है, मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा उस चीज़ को, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट के जब ऑफिस वैकेंट होता है तो कोई दूसरा नहीं आता है उसके ऑफिस में आने के लिए, बट प्रेसिडेंट का ऑफिस जब वैकेंट होता है तो वाइस प्रेसिडेंट या फिर सीजीआई आता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट का ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ही इज द हेड ऑफ स्टेट, वो ऑफिस कभी भी वैकेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारे के सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन आपके उसी ऑफिस से लिए जाते हैं। अगर वो ऑफिस वैकेंट हो गया तो सारे के सारे मतलब गवर्नमेंट ही खत्म हो गई एक तरीके से, ठीक है। आपका पूरा कंट्री का रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वहां पे कोई ना कोई होना चाहिए। इसके लिए ये वाइस प्रेसिडेंट अलग से इसीलिए क्रिएट किया गया है कि जब प्रेसिडेंट अगर वहां पे ऑफिस कभी ना वैकेंट ना हो, इसके लिए वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट क्रिएट की गई, ठीक है। जो 2 काम करती है, एक चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का काम करती है, दूसरा जब जरूरत पड़ती है तो प्रेसिडेंट की पोस्ट लेता है वो, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट के सिर्फ 2 ही काम, ठीक है। एक तो चेयरमैन काम करता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है, और दूसरा वाइस जो प्रेसिडेंट जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है प्रेसिडेंट की पोस्ट पे तो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम करता है, ठीक है। और ये याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट को कभी वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं मिलती है, उसको चेयरमैन होने की सैलरी मिलती है हमेशा, ठीक है। प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है प्रेसिडेंट होने की। जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा तब उसको प्रेसिडेंट की सैलरी मिलेगी, बट जब वाइस प्रेसिडेंट है तो उसको वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं मिलती है, उसको सैलरी मिलती है चेयरमैन होने की, राज्यसभा का चेयरमैन होने की सैलरी मिलती है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट के सिर्फ 2 काम है, एक तो प्रेसिडेंट के ऑफिस को कभी वैकेंट नहीं होना है देना है, और दूसरा राज्यसभा जब वो प्रेसिडेंट ऑलरेडी काम कर रहा है तो उस टाइम पे चेयरमैन की तरह काम करना है राज्यसभा के, ठीक है। ओके, और नाउ वी विल स्टार्ट विद द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि वाइस प्रेसिडेंट में कुछ छूट तो नहीं गया आपका, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट के 2 ही होते हैं, एक चेयरमैन की तरह काम करना और जब प्रेसिडेंट की तरह काम करना जब वैकेंसी क्रिएट होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज मैं और चीज डिफरेंस आपको क्लियर करना चाहता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं एक डिफरेंस और आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो आपका वाइस प्रेसिडेंट जो पोस्ट है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, अमेरिका के यहाँ से ली गई है हमने, बट अमेरिका के केसेस में क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली होती है तो वाइस प्रेसिडेंट होता है जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है, जो रिमेनिंग, मान लो अगर 4 साल का टाइम पीरियड होता है वाइस प्रेसिडेंट का, वहाँ पे अमेरिका में 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बनता है। अगर मान लो 2 साल के बाद में सीट वैकेंट हो गई, चाहे इम्पीचमेंट के हो, चाहे रेजिग्नेशन के हो, चाहे आपका वो डेथ की वजह से हो या वायलेशन की वजह से, कैसे भी हो, अगर जो रिमूव वैकेंट सीट हुई है तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो रिमेनिंग टाइम के लिए प्रेसिडेंट काम करेगा। मतलब 2 साल के बाद में अगर ऐसा कुछ क्रिएट होता है, वैकेंसी क्रिएट होती है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अगले 2 साल के लिए प्रेसिडेंट की तरह काम होंगे, उस टाइम पे इलेक्शन नहीं होंगे, ठीक है। वो 4 साल के बाद ही इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के वहां पे, ठीक है। बट अपने इंडिया के केस में नहीं है। इंडिया के केस में जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता है तब तक ही वो वाइस प्रेसिडेंट काम कर सकता है प्रेसिडेंट के केस में, ठीक है। एज ए प्रेसिडेंट तभी काम कर सकता है जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर नहीं आता है, और इलेक्शन 6 महीने के अंदर में कंपलसरी कराने हैं इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका, ठीक है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसको हम लोग डिटेल में करेंगे, उसके जो बेसिक पावर को जो आपके हैं, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर एंड मिलिट्री पावर एंड इमरजेंसी पावर। आई थिंक हम लोग आज कंप्लीट नहीं करा पाएंगे इसको, मुझे लग रहा है। मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ, इसमें मुझे आधा घंटे से ज़्यादा लग जाएगा, तो आप लोग मुझे बताइए कि वेदर यू वांट इट टू कंप्लीट और कल करना है इसको, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आग एग्जॉस्ट हो गए हैं तो मैं इसको कल करा सकता हूँ, अदरवाइज आज काफ़ी टाइम लग जाएगा फिर आपका।
इन माई ओपिनियन कल करते हैं। आप इतना बेसिक चीज आप कंप्लीट कर लीजिए, आप लक्ष्मीकांत से अभी पढ़ के, देन यू विल गेट ए क्लेरिफिकेशन, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट मैंने करा दिया है, प्रेसिडेंट का आपको पावर छोड़ के और सारा स्टार्टिंग का हो गया है, वो आप पढ़ लीजिए। कल मैं आपको पावर्स कंप्लीट करा दूंगा। हाँ जी, ओके, थैंक यू एवरीवन। फिर